हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में ना हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखने वाले 2019 के क्यों ये 4 साल बाद लागू हुआ। कुछ जो यहाँ पे ऑथर्स थे, कुछ यहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये पास होता है लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 में। राज्यसभा से पास होता है यहाँ पे 11 दिसंबर 2019 में। रामनाथ कोविंद इसको साइन करते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो भारत के प्रेसिडेंट थे। साइन करते हैं 12 दिसंबर को 2019 को रामनाथ कोविंद जी, और ये संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसकी नियमावली, जो इसके नियम होते हैं, जो इसका रेगुलेशंस होते हैं, वो बने नहीं थे कि क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, क्या क्या चीजें इसमें होंगी। ओके, तो यहाँ पर ये संपूर्ण रूप से 11 तारीख की रात से लागू हो जाता है, यानी कि 12 मार्च से ये फुली केम टू इफेक्ट, यानी कि ये लागू हो जाता है भारत में। अब यहाँ पे ना आपको समझनी पड़ेंगी चीजें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है भारत का मैप, और यहाँ पे आपको मिलेगा म्यांमार जो कि हमारे ईस्टर्न साइड में, फिर आपको हमारे नॉर्दर्न साइड में मिलेगा चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान कह सकते हो। लेकिन चाइना से हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन माइग्रेशन नहीं होता। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब आप समझिए जो मिलिट्री करती है, माइग्रेशन जो कॉमन सिटीजन करता है। क्योंकि पाकिस्तान से भी मुस्लिम आते हैं, राजस्थान, गुजरात और वाया अरेबियन सी के रास्ते जम्मू कश्मीर से भी मिलिटेंसी होती है। अफगानिस्तान का एक बहुत छोटा सा एरिया है, 106 किलोमीटर लंबा भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन वो एरिया अभी कंट्रोल में है पाकिस्तान के, इसलिए वो बॉर्डर एरिया डायरेक्टली भारत से टच नहीं होता है। नेपाल से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे माइग्रेशन होती है, और भूटान से भी होती है। लेकिन म्यांमार में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, बांग्लादेश में, क्योंकि म्यांमार से अगर आप देखोगे रोहिंग्या मुस्लिम्स क्या करते हैं, भारत में आते हैं। क्योंकि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, म्यांमार में अभी मिलिट्री कू चल रहा है। मिलिट्री वहां के जो मुस्लिम, जो वहां के नागरिक हैं, जो कि रहते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करती है, और ये लोग भागकर बांग्लादेश या फिर भारत आते हैं, वाया बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल में आते हैं। ओके, अब इंदिरा जयसिंह, ओके, इनके मैं यहाँ पे जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा इन्होंने ये कहा है कि भाई चुनावी ये जो वादा है, बीजेपी का बोल सकते हो आप, एनडीए गवर्नमेंट का बोल सकते हो, इसको पूर्ति के रूप में नागरिक जो संशोधन है अधिनियम 2019 का, इसको नाटकीय चुनाव पूर्ण पूर्व घोषणा भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाती है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि भाई जो आप प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट कर रहे हो, ड्रामेटिक बोला है इन्होंने, ठीक है, रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एज अ फुलफिलमेंट ऑफ अ पोल प्रॉमिस फर्दर द रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट टू अंडरमाइन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। इन्होंने बोला है कि ये भारत की सेक्युलरिज्म, ओके, इसके लिए खतरा है, जिसे हम बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, इसको कमजोर कर रही है सरकार, ऐसा इंदिरा जयसिंह कहती हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है भाई नागरिकता नियम होता क्या है। अब एक वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, अब आप एक चीज का ध्यान देना यहाँ पर, 1950 से पहले भारत में नागरिकता का कोई प्रावधान था ही नहीं, कोई भी प्रावधान नहीं था। भारत के नागरिक जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। 26 जनवरी 1950 से अगर कोई व्यक्ति 1987, 1 जुलाई 1987 तक अगर वो भारत में पैदा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक बन जाएगा बाय द नेशनलिटीज ऑफ देयर पेरेंट, यानी कि उसके जो माता पिता हैं वो भी भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, बस उसका जन्म यहाँ पे होना चाहिए। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004, ओके, यहाँ पर ये बताया गया कि अगर कोई भारत में होता है, यदि उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, ओके, और दूसरा जो है व्यक्ति, यानी कि जो यदि उसके माता या पिता में से एक व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉरेनर्स भी जो भारत में रहते हैं 11 साल, उसके बाद अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मेंबर्स जो हैं कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब यहाँ पे ना यही मुद्दा आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेबरिंग कंट्रीज के क्वालिफाई फॉर अ रिड्यूस रेसिडेंस रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पहले क्या होता था कि 11 साल सबको रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वो लोग, वो हिंदू या फिर अदर धर्म की, ये क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये अगर प्रोसिक्यूटेड हो रहे हैं किन देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और भारत में आ रहे हैं, इनको हम बोलेंगे रिलीजियस माइनॉरिटी, क्योंकि ये वहां पे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं।
और इनको भारत शरण दे रहा है। और यहाँ पर अगर ये व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो ये भारत की नागरिकता या फिर भारत के नागरिक होंगे स्वतः ही। ओके, इनको बोला गया है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, और ये कहाँ की है? नेबरिंग कंट्रीज की है। और वो नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो ये एलिजिबल माइनॉरिटीज हैं वो कौन कौन सी है? सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। ये इसमें मुस्लिम वर्ड ऐड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही है जो लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, ओके, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यहाँ पर बहका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की यहाँ पर जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का प्रावधान नहीं है। अब ये जो हमारा अमेंडमेंट रूल है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी देश से आया है, यानी कि इन 3 देशों से आया है, ये पता कैसे चलेगा? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बर्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट आपने उस देश से लिया होगा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का चलेगा। क्या आपने वहां पे कोई लाइसेंस लिया है? जमीन फरोख्त का कोई कागजात, कोई और डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे उस कंट्री ने आपको इशू करा हो, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमको कि आप उस देश के नागरिक थे। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके माता पिता का ही क्यों ना हो, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट का ही क्यों ना हो, चाहे फिर या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का ही क्यों ना हो, उसको भी हम लोग एप्लीकेबल मानेंगे कि आप उस कंट्री के, यानी कि जो 3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम इन 3 कंट्री का आपको मानेंगे यदि आपने अगर अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने परदादा परदादी के भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमको दिखा दिए, हम मानेंगे कि आप उस देश के नागरिक हो। क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना कि आप उस देश के नागरिक हो, तभी तो हम आपको नागरिकता देंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपको ये दिखाना है कि भाई मैं इन 3 देशों में से एक देश में से आया हूं। अब आपको ये दिखाना है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं 2014 से पहले से। कब से? 31 दिसंबर 2014 से पहले मैं यहाँ पे रह रहा हूं। इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? यदि आपके पास वीजा है इस डेट से पहले का, जो कि फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने यहाँ पे कराई, ये भारत का ऑफिस होता है, कोई स्लिप आपको दी गई है सेंसस एन्यूमरेटर के द्वारा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने यहाँ पे ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, राशन कार्ड ले लिया है, कोई भी लेटर इशू कर दिया गवर्नमेंट ने अगर आपको या फिर कोर्ट ने, तो भी माना जाएगा कि आप इस देश में रहते हो 31 दिसंबर 2014 से पहले। इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जमीन का कोई कागज है, कोई रेंट एग्रीमेंट है, पैन कार्ड अगर इशू हो गया आपको, डॉक्यूमेंट इशू कर दिया आपको, कोई भी डॉक्यूमेंट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई यहाँ पे आप बोल सकता हूं मैं कोई प्राइवेट कंपनी ने, प्राइवेट का मतलब है कोई सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं चलेगी, बैंक, सरकारी बैंक। ओके, सर्टिफिकेट इशू करा है आपको किसी इलेक्टेड मेंबर ने, जिसको हमने चुना है। आप मान सकते हो जैसे वार्ड मेंबर होता है, ओके, प्रधान होता है, रूरल और अर्बन बॉडी, और या फिर नगर निगम का कोई ऑफिसर, कोई रेवेन्यू ऑफिसर अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई ली है, यूटिलिटी बिल यानी कि आपका कोई भी बिल है जो कि बिजली का है, पानी का है चाहे, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड अगर आपके पास कुछ है, ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डॉक्यूमेंट, आप कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे ना, ईपीएफ का डॉक्यूमेंट भी है वो भी चल जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, आपने कुछ ट्रेड लाइसेंस ले रखा है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपने यहाँ पे शादी कर ली और आपने आपकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी चल जाएगा। इतने सारे 20 डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में हो। अगर ये 2 चीज अगर आप प्रूव कर दोगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि जो म्यांमार है वो रखाइन स्टेट में जहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, जो कि रोहिंग्याज मुस्लिम है, उनको यहां से भगाता है। अब ये रोहिंग्या मुस्लिम जाते हैं बांग्लादेश में, जो कि है कॉक्स बाजार, जो कि उनका डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे जाने के बाद ये डायरेक्टली कहां पे आते हैं? सीधा का सीधा भारत के बंगाल में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक और चीज, जहां पे ये मुद्दा चल रहा है वो ये मुद्दा है कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 देश है यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, लेकिन कुछ मुस्लिम के अंदर भी एक सब कम्युनिटी है जो प्रोसिक्यूटेड होती है। जैसे अहमदिया मुसलमान है, इनको वहां पे प्रोसिक्यूटेड करा था पाकिस्तान में। ओके, म्यांमार में रोहिंग्यास को प्रोसिक्यूटेड करा जाता है, श्रीलंका में तमिल्स को प्रोसिक्यूटेड किया जाता है, और ये तीनों, तमिल में भी कुछ मुस्लिम्स होते हैं, ये तीनों ही मुस्लिम कम्युनिटीज से होते हैं। लेकिन
ये भी प्रोसिक्यूटेड होते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों देश मुस्लिम मेजोरिटी वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं या फिर जो और अदर धर्म है उनको प्रोसिक्यूट कराता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और ये एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे बोला गया, ठीक है, याचिका दायर करी गई। याचिका का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो PIL यहाँ पे लगाई गई है CAA के विरुद्ध में, और ये बोला गया कि ये आर्टिकल 14 को ओवर रूल करता है, उल्लंघन करता है इसका। क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या बोला है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई सभी को समानता यानी कि इक्वालिटी, या फिर कानून के समान समान क्या हो जाएगा यहाँ पे संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, ओके, इन फ्रंट ऑफ, आप बोल सकते हो सीधा सीधा लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के सामने सभी के सभी बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। लेकिन यहाँ पे तो आपने मुस्लिम धर्म को क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये चक्कर आ रहा है। ये पूरा का पूरा मुद्दा था भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आया था। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में है, पार्ट 2 के अंतर्गत आता है ये, और ये अमेंड हो चुका है अभी तक 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 15 में और 19 में, यानी कि 6 बार अभी तक ये अमेंड हो चुका है। इसी के अंतर्गत आपको NRC देखने को मिलेगी। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यहाँ पर ना ये एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर जो भी इंडियन सिटीजन है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी जाएगी। और ये प्रिपेयर करा गया था पहली बार 1951 में। इसके बाद इसको किसी ने नहीं पूछा, इसको दोबारा से मेंटेन नहीं करा गया। असम में ये सबसे पहली बार कैरिड आउट, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसको कहीं ना कहीं तो यूज करो ना NRC को, तो इसे असम में लगाया गया 2013 में। वहां पर इसे जारी किया गया तो 10 लाख से ऊपर ऐसे लोग पाए गए जो भारत के नागरिक नहीं थे, इलीगली भारत में रह रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि हम दोबारा से NRC को पूरे देश में लगाएंगे, बट अभी तक ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। क्या होते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, ये आपको समझना है। कोई भी इलीगल माइग्रेंट वो होगा जो व्यक्ति विदेश से भारत में आया है और उसके पास कोई भी वैलिड पासपोर्ट या फिर कोई भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है और वो बिना परमिटेड यहाँ पे भारत में रह रहा है, और ये लोग भारत की नागरिकता के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, और इनको 2 से 8 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में इनको फाइन भुगतान भी देना पड़ सकता है। 2001 के सेंसस के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश से, उसके बाद पाकिस्तान से। अब यहाँ पे आपको समझना है एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत के प्रेसिडेंट भारत के पहले नागरिक होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर थर्ड सिटीजन होते हैं भारत के। भारत की नागरिकता आप 5 प्रकार से एक्वायर कर सकते हो। पहला है आपका सिटीजन बाय बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर, आपका जन्म हुआ है तो आप उस आधार पर यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। बाय डेसेंट, यानी कि वंश के आधार पर, यदि आप भारत के नागरिक नहीं हो लेकिन आपके माता पिता, दादा दादी, उनमें से कोई भी अगर भारत के नागरिक थे तो आप यहाँ के नागरिकता ले सकते हो। बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण, आप भारत में रह रहे थे काफी टाइम से और अब आप चाह रहे हो कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, फिर आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, ओके, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत में रह रहे थे, अब भारत देशीकरण बोलते हैं ना इसको, आप भारत की बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। भारत में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं, उनमें से एक भाषा अगर आपको बोलनी भी आती है तो आप इस प्रकार से नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। इसमें भी 11 साल का है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 3 देशों के, वो 3 देश कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए हिंदू, पारसीस, जैन, बुद्धिस्ट, ओके, और क्रिश्चियन, अगर आप ये हैं तो आपको केवल 5 साल आपको यहाँ पे भारत में रहना है, अदरवाइज आपको 11 साल लगेंगे। ओके, इन 5 तरीके से, 4 तरीकों से आप ले सकते हो। एक है अगर किसी कारणवश भारत की टेरिटरी एक्सटेंड कर दी गई, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, भोला चक्रवात आया था बे ऑफ बंगाल में, वहां पर एक आइलैंड बन गया था जिसे हमने क्या बोला है, न्यू मूर आइलैंड। वो न्यू मूर आइलैंड ना क्या था पर्टिकुलरली, वहां पर क्या बोला है कि अब भारत चला गया पहले BSF और भारत ने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, वो टेरिटरी भारत की हो गई। अगर वहां पे कोई इंसान रहता है या फिर रह रहा होता तो आप ये मानते कि वह भारत का नागरिक हो चुका है। टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अगर एक व्यक्ति ने, 18 साल के ऊपर व्यक्ति ने अपने आप ही भारत की नागरिकता छोड़ दी है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और उसके जन्म के वक्त अगर उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो भी वो नहीं होगा भारत का नागरिक।
अगर उसने किसी और देश का पासपोर्ट भी ले लिया तो भी भारत का नागरिक नहीं होगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था अक्षय कुमार के हिसाब से उनके पास कनाडा का पासपोर्ट पाया गया था। हेल्पिंग द एनिमी इन वॉर टाइम, यानी कि अगर आपने युद्ध क्षेत्र में एनिमी की हेल्प करी, दुश्मन की मदद करी, तभी भी आपको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं 7 सालों के लिए, आप भारत नहीं आए, तो भी आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। और यदि अगर भारतीय महिला फॉरेन मैन से शादी करती है, यानी कि विदेशी पुरुष से शादी करती है, तो भारतीय नागरिक अब वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ये सीएए भारत में पहली बार 12 मार्च 2024 को लागू हुआ? ऐसा नहीं है, ये लागू हो चुका है। 2019 से ही लागू हो चुका है, जब मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर थे, हैं अभी भी, इन्होंने सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया था 7 रेफ्यूजीज को, पाकिस्तान से जो भारत में आए थे। ओके, और ये उसी टाइम से लागू हो गया था, लेकिन संपूर्ण गाइडलाइन आती है आपकी 11 मार्च 2024 की रात को। ओके, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था आप सभी के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताना, और आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है इस वीडियो के प्रति, और आपने क्या क्या सीखा है, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या अमेंडमेंट करे जाएं। क्या ये सीएए इतना बढ़िया है? क्या आपके इसके नेगेटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट है, वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।